मारपीट चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गई। सुनियोजित ढंग से पूरे एग्जाम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो लोग नालायक हैं उनको डॉक्टर बनाया जाएगा और जो लायक हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। रामलीला मैदान में लाठी तंत्र। नमस्कार। राष्ट्र की आवाज में आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो वाकई बहुत गंभीर है। क्या नौकरी मांगना अपराध है? परीक्षा में धांधली का विरोध करना अपराध है? एग्जाम सिस्टम के फेल्योर होने पर खुलकर बोलना क्या क्राइम है? आप कहेंगे कि अपने हक की बात करना कोई अपराध नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां चला दी। मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, माइक और कैमरे जब्त कर लिए गए। दरअसल एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के चलते रामलीला मैदान में 24 अगस्त को छात्रों ने धरना बुलाया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। पुलिस का कहना था कि निर्धारित समय के बाद भी छात्र डटे रहे। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की इजाजत केवल शाम 5 बजे तक ही दी गई थी। इसके बाद भी 100 से अधिक छात्र वहां से नहीं गए, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। लेकिन छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया और कहा कि कई छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें कि एसएससी परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ देश भर से आए हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स यहां धरना दे रहे थे। एग्जाम वेंडर एडुकिटी को भ्रष्ट बताते हुए उसे हटाने की मांग कर रहे थे। टीसीएस को फिर से एसएससी परीक्षा की जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन एसएससी अभ्यर्थियों को लाठी मिली। रामलीला मैदान में लाठी तंत्र पर आज बड़ी पड़ताल दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ टीचर भी जुड़ेंगे जो एसएससी में वेंडर कंपनी को टेंडर देने की पोल खोलेंगे। सवाल यह है कि एग्जाम वेंडर एडुकिटी पर मेहरबानी क्यों? एग्जाम वेंडर एडुकिटी ने बॉलीवुड से जुड़े हल्के सवाल परीक्षा में क्यों दिए? छात्रों ने के सेंटर 900 किलोमीटर दूर क्यों रखे? हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के एक छात्र का सेंटर अंडमान निकोबार में रख दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि छात्रों को कब एक साफ सुथरी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपना सुंदर भविष्य बना सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुद्दा ये बेहद गंभीर है, बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही कि किस तरीके से जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे धरने पे और वहाँ से जो है पुलिस बल प्रयोग करके उनको हटाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्र जो कि देश का भविष्य हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से किसी को भी चिंता में डाल देगा, क्योंकि यही कल के भविष्य हैं, यही भारत के भविष्य हैं। मैं लगा लो पूरी, अपने एक तरफ सारे स्टूडेंट लगा लेंगे हम। अपने कपड़े लेके आया हूं, जाऊंगा नहीं सर। सेना, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें अपना कौन जाएगा? रोड में कर लो, रोड में कर लो, रेलवे में कर लो। और तुम इतनी जगह चोरी करते हो और चोरी करते हो। नहीं जाना है शिक्षा में, स्वास्थ्य में नहीं जाना है, सेना में, अपना तो किसी में नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य में लिखित रूप में ले लो। अब ये ऐसा फटेगा कि कंट्रोल होते सिस्टम से होगा। छात्र सारे मुकाबला नहीं होगा छात्रों का। आप दिल्ली पुलिस लगा लो पूरी, अपने एक तरफ सारे स्टूडेंट लगा लेंगे हम। अपने कपड़े लेके आया हूं, जाऊंगा नहीं सर। सेना, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें अपना कौन जाएगा? रोड में कर लो, रोड में कर लो, रेलवे में कर लो। और तुम इतनी जगह चोरी करते हो और चोरी करते हो। नहीं जाना है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में नहीं। हर मुद्दे उठाए जाएंगे, हर मुद्दा उठेगा और हर मुद्दे का जवाब। देखिए, सरकार से सबसे पहला डिमांड है कि जो एडिक्वेटी, जिसके पास अपना एक सेंटर नहीं है, सारे सेंटर में फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो सेंटर्स जब नहीं है उनके पास तो ये सारे सेंटर में रिमोट एक्सेस लेके वो फर्जीवाड़ा करेंगे, क्योंकि वो इतने कम पैसे में उन्होंने टेंडर लिया है जितने कम पैसों में उनको पॉसिबल ही नहीं है। टीसीएस ने उससे डबल पे टेंडर का अपना कोट किया था। दूसरी बात है कि एग्जाम रिफॉर्म खाली एसएससी की बात नहीं है। रेलवे का बच्चा 6 साल हो चुका है, वो पूरा फाइल लेके घूम रहा है कि 6 साल से हम पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, अभी तक हम रेलवे मिनिस्टर तक से मिल चुके हैं। एजुकेशन नहीं, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। एजुकेशन के नाम पर आप तो हर साल प्रमोशन देकर एक डिग्री तो थमा ही दे रहे हैं।
बच्चे एम्प्लॉयबल तो अब बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी एजुकेशन दिया जा रहा है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? उनका स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? ठेला और रिक्शा। सीएस भाड़ में जाए, एडिक्वेटी भाड़ में जाए। हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम, जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। राहुल गांधी ने एसएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक्सपोस्ट लिखा। रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिला क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को देश के युवाओं की चिंता नहीं है, न ही उनके भविष्य की। सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज़ दोनों कुचल देंगे। ये राहुल गांधी का एक्स पे पोस्ट है। पूरी जिंदगी मेहनत करके 12वीं में बच्चा पहुंचता है, 2-2 साल तक 18-18 घंटे बच्चे मेहनत करके नीट की परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि नीट की परीक्षा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे धांधली हो रही है। सुनियोजित ढंग से पूरे एग्जाम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो लोग नालायक हैं उनको डॉक्टर बनाया जाएगा और जो लायक है उनको बाहर निकाला जाएगा। यही एसएससी एग्जाम में किया जा रहा है। जो आदमी 2-2, 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो बर्बाद होके घर बैठे हैं, और जिन्होंने पैसे देके सांठगांठ कर ली, वो लोग बाबू बने घूम रहे हैं, वो लोग अफसर बन रहे हैं। तो आज देश का युवा सड़कों पे अपना हक मांग रहा है और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनको डंडों से, लाठियों से पीट रही है। इसी बीच खबर है कि एसएससी प्रोटेस्ट में मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और किस तरीके से भागम भाग आपको रामलीला मैदान में दिखाई पड़ रहा होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिस बात को लेके ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस कंपनी को लेके ये सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर उसकी पारदर्शिता के साथ जांच हो जाती है तो शायद बेहतर होता है। तो ये आपने पूरी खबर देखी। अब हम चलते हैं, हमारे साथ रौनक खत्री जो कि डीसू के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और जिस तरीके से हम ट्विटर पे उनको देख रहे थे कि नहीं, हम भी इसमें भाग लेने आ रहे हैं, हम भी आपका साथ देने आ रहे हैं, तो आखिर क्या हुआ? रौनक, न्यूज़ इंडिया 24/7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब। रौनक, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि पुलिस का ये कहना है इस पूरे मामले को लेके कि आप लोगों को 5 बजे तक परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो है धरने पे जबरदस्ती बैठे हुए थे। इसमें क्या सच्चाई है, पहले तो देश को ये बताइए आप। देखिए, जहां तक इस बात की बात है कि पुलिस की परमिशन 5 बजे तक स्टूडेंट्स को थी, 3 बजे बार बार अनाउंसमेंट्स टीचर्स के द्वारा की गई थी कि हमारी परमिशन 5 बजे तक की है। परंतु जो स्टूडेंट्स के इमोशंस हैं, जो स्टूडेंट्स की भावनाएं हैं, वो इस कदर है कि वे न्याय के लिए बैठे हुए हैं। जो बच्चा 6-6 साल से 7-7 साल से मेहनत कर रहा है सिर्फ इस एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उनके इमोशंस को आप वहां से नहीं हटा सकते। तो बच्चे अगर बैठे हैं 6 घंटे तक भी बैठे हैं, 7 घंटे तक भी बैठे हैं, तो मेरा मानना है, जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव वो ये है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर हो रहा है तो सरकार की कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। उस आंदोलन के बीच में किसी अफसर को किसी की ड्यूटी लगाकर अगर भेज देते तो शायद ये मूवमेंट जो इतना लंबा खिंचता आ रहा है वो इतना नहीं खिंचता। ठीक है, हमारे साथ नीतू मैम भी जुड़ गई हैं, जो कि जिनकी बातें अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। नीतू जी, आपने एक
रौनक, मैं आपके पास आता हूं। नीतू जी, मेरा आपसे सवाल यह है, आपने एक बड़ा सवाल उठाया। आपने सवाल उठाया कि जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उसने बहुत कम पैसे में टेंडर लिया है, उसके पास अपनी जगह भी नहीं है जहां पे वो इतने बड़े काम को अंजाम दे सके, और आप लोग चाहते हैं कि ये जो जिसको टेंडर मिला है उसको बदल दिया जाए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस प्रक्रिया का पालन होता है इस सारे काम को देने के लिए, जिसमें बाकायदा उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है और बाकी चीज़ें भी देखी जाती होंगी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ खाली टेंडर बदलाव से काम हो जाएगा? आपको लगता है ये कि ये टेंडर मतलब किसी टीसीएस को देने से ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? सर, हम टीसीएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि टीसीएस ने जितना कोट किया था उसका 50% इन्होंने कोट किया है और टेंडर में इस तरह से ये जीते हैं। फिर इन्होंने सब वेंडर्स लिया। अब आप समझ सकते हो, जब सब वेंडर्स लिए हैं तो उनको इतना कम ये पैसा दे रहे हैं कि उतने पैसे में इनका खर्च तक नहीं निकलेगा। अब अगर खर्च नहीं निकलेगा तो भी ये कैसे एग्जाम करा रहे हैं, यानी कि कमाई का कोई और जरिया हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात है, एडिक्विटी के पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे तबेलों में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुए और आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जहां पे बच्चे ढंग से बैठ के एग्जाम दे सकें। इसलिए सवाल उठ रहा है सर। जी नीतू जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, मैं रौनक आपके पास लौटूंगा। नीतू जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कितने ऐसे बच्चों को लेके जो है आप लोगों ने छानबीन की, पड़ताल किया, कि जैसे हम देख रहे थे कि भाई एक लड़का राजस्थान का रहने वाला था, उसका जो है सेंटर जो है अंडमान निकोबार इन्होंने डाल दिया, और भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनका सेंटर उनके राज्य में पढ़ना चाहिए, उनके शहर में पढ़े तो सबसे अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग सामने आए? आपने तो बाकायदा उसकी लिस्ट बनाई होगी। सर, हम लोग इसकी लिस्ट नहीं बनाए, लेकिन अभी जो हमारा बैच चल रहा है मैं उसमें बताती हूँ कि वो बच्चे भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्जाम के लिए, लेकिन फिर उन्होंने फॉर्म भर दिया था। उसमें से 50 से 60 ऐसे बच्चे थे जो एग्जाम देने इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका कहना था कि मैम एग्जाम इतना दूर है और हम बहुत प्रॉपरली तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम सिर्फ एक अटेम्प्ट देकर देखना चाह रहे थे कि हमारा एग्जाम कैसा जाता है। लेकिन क्योंकि इतना दूर था, इतने खर्चे थे और लास्ट मोमेंट में उनको पता चला कि कहाँ पे एग्जाम है, इसलिए वो एग्जाम देने नहीं गए। सर, 50% ऑफ द बच्चे तो एग्जाम इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उन लोग का इतना दूर सेंटर था और इतना खर्च था कि वो जाने के पोजीशन में नहीं थे। बहुत अच्छी बात कही रौनक। मैं आपका एक एक्स पे पोस्ट देख रहा था जिसमें आप आह्वान कर रहे थे कि आपके साथ मैं हूं और मैं वहां आ रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, और स्टूडेंट्स हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और शायद यही कारण है कि हम इस खबर को पूरे देश में प्रसारित करने का हमने निर्णय लिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर्स देख रहा था जिसमें एक सवाल पूछा गया था कि भाई डीजे वाले बाबू जो है ये गाना जो है किसने कहा या किसने गाया, जो कुछ भी है, उसके अलावा इस तरह के ऐसे सवाल जिसका मैं नहीं समझता कि सामान्य ज्ञान से कोई लेना देना है। इससे ये जो नीतू जी ने जो आरोप लगाया कि भाई आपने एक तो टेंडर कम पे लिया, उसके बाद आपने उसको सबलेट कर दिया, तो निश्चित रूप से उससे क्वालिटी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आपने जिन लोगों को हायर किया होगा वो वैसे ही लोग रहे होंगे जिनके पास उस तरह का ज्ञान नहीं रहा होगा या जिस तरह की क्वालिटी हम उम्मीद करते हैं। मुझे रौनक ये बताइए कि आप लोगों ने भी अपने स्तर पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की, आपको सबसे बड़ी कमी क्या नजर आती है इसमें? सबसे बड़ी कमी जो नीतू मैम ने अभी बताई कि ऐसी कंपनी को टेंडर अलॉट किया गया है जो कंपनी पहले पटवारी घोटाले में दोषी पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो आप क्वेश्चंस बता रहे हो ये एआई जनरेटेड क्वेश्चंस हैं। जो डीजे वाले बाबू, इसका क्या लेना देना? एक नॉर्मल स्टूडेंट कोई लेना देना नहीं, एग्जाम देने जा रहा है तो इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बात करूंगा सेंटर्स अलॉटमेंट की। ऐसे ऐसे सेंटर्स को अलॉटमेंट हुई है सेंटर की जहां ना तो नेटवर्क का रेंज में वो सेंटर अवेलेबल है। बच्चा जाता है, साइड में देखता है कि एक बूढ़ी हमारी माँ और दादी की उम्र की एक औरत गेट पर एज अ गेट कीपर बैठी हुई है। तो मतलब हमारा ये देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड रह गए हमारे देश का कि अगर हमें एग्जाम, देश का सबसे बड़ा एग्जाम होगा एसएससी का यूपीएससी के बाद अगर मैं बात करूंगा, जिसमें लाखों बच्चे, करोड़ों एस्पिरेंट्स हर साल भाग लेते हैं, हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उसको भी कंडक्ट कराने में हमारी सरकार विफल है तो कहीं ना कहीं देश में एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है वो लचर हो चुकी है।
नीतू जी, इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ है और उसको वाकई सुधारने की जरूरत है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शालू चौहान भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो उस समय मौके पे थी। शालू, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? शालू मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पर पहुँची थी या जो भी आपने जानकारी जुटाई, क्या जानकारी आपको मिलती है? जिस तरीके से ये दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे वो काफ़ी दूर थे परीक्षार्थियों से, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिन लोगों को पेपर बनाना था वो पेपर जो है AI जनरेटेड नज़र आ रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। शालू, मुझे ये बताइए कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या दिखाई पड़ा? जो छात्रों के ऊपर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लाठियां भाजी जा रही हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस आरोप ये लगा रही है कि जितना समय जो है उनको दिया गया था उससे ज़्यादा समय बैठे हैं। कोई बात नहीं, अगर बैठे हैं तो इस तरह से लाठियां बांधने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, देखिए सही बात है, अगर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 24 और 25 की जो तारीख है वो तय थी, जो है वहाँ पर शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने के लिए छात्र वहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद 5 बजे का समय जो है उसके बाद कुछ छात्र वहाँ पर बैठे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जब वहाँ पर उनसे बात की जाती है तो छात्रों ने ये कहा कि पुलिस से हम शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, लेकिन उस बीच ही पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियाँ भांजी गई और कुछ तकरीबन 40 से 45 जो छात्र थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद वहीं बात करें तो दिल्ली के DCP सेंट्रल जो है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमने किसी पर भी लाठीचार्ज नहीं किया था, हमने इनसे बस बातचीत करने की कोशिश की थी। हमारी जो पुलिस सुरक्षा वहाँ पर लगी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो समय था वो हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का समय दिया गया था, और अब 5 बजे तक जो और छात्र थे वो जा चुके थे। लेकिन तकरीबन 100 से ज़्यादा छात्र हैं वो वहाँ पर रामलीला मैदान में बैठे हुए थे। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे बातचीत की और उसके बाद इनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया। लेकिन कई बार प्रशासन की तरफ से वहाँ पे जाने के लिए कहने। ठीक है शालू। नीतू जी, मैं आपकी बातें सुन रहा था, आपने उसमें बाकायदा जो जो आरोप थे वो सब हमने बड़ा ध्यान से सुना। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि TCS के आने से क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको लगता है? सर, TCS के साथ भी हमारी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि TCS भी क्वेश्चन पेपर में बहुत गड़बड़ी कर रहा था। 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम दे रहा था। इनके नॉर्मलाइजेशन का कोई हिसाब किताब नहीं था। ये किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे वो पता नहीं चल रहा था। एक शिफ्ट में पेपर में 80% बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, दूसरे शिफ्ट के बच्चे में से 20% सेलेक्ट हो रहे थे। तो TCS के साथ तो हमारी बहुत जद्दोजहद चल रही थी। इसी को लेकर जब SSC चेयरमैन से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरा अब वेंडर लेके आ रहे हैं, और जैसे उन्होंने एडिक्विटी का नाम लिया वैसे हम सबके होश उड़ गए कि भाई ये तो पटवारी में बहुत बड़ा घोटाले में शामिल है। कम से कम TCS गलतियां करती है, TCS किसी एग्जाम को बेच नहीं रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और देखिए TCS में भी बहुत सारी खामियां थी। जो TCS के अपने सेंटर्स थे वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 1-2 सेंटर्स की बात ऐसी हो रही है, जैसे रुड़की वगैरह में 1-2 सेंटर्स हैं और एक और सेंटर है, वहां पे रिमोट एक्सेस के भी इल्जाम लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि सर, आप आटे में नमक बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन नमक में आटे का कोई मतलब नहीं बनता। एडिक्विटी में ये प्रॉब्लम है कि आप A से लेकर Z तक सारी समस्याएं, जो हमें सेंटर के डिस्टेंस की समस्या नहीं थी, जो माउस सर्वर और आपके एग्जाम के जो इंफ्रा है उसमें समस्या नहीं थी, वो सारे भी समस्याएं हो गई। कभी भी स्टेनो के एग्जाम में सर मैथ्स नहीं आया था, वो भी हो गया। 4 ऑप्शन के बदले में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। मतलब आप पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, आप 4 मंजिल इमारत पे आप 5वां मंजिल खड़ा करना है। इसी में एक सवाल और है कि आप जो है मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात आपने की थी, उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? क्योंकि इतनी सारी बातचीत हो रही है, सरकार के पास आप लोग गए, अपनी जो आपके जो लोग भी रहेंगे, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया था आपको उन्होंने? सर, आश्वासन कुछ नहीं दिया उन्होंने, साथ ही साथ फटाफट उन्होंने SSC चेयरमैन को भी बुला लिया था। जो जो चीजें SSC चेयरमैन कहती गई कि हाँ ये हो सकता है, वो उसी समय डन करते चले गए। लेकिन जब हमने एडिक्विटी पर क्वेश्चन उठाया कि एडिक्विटी में ये प्रॉब्लम है,
तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात मत करिए, आपको अच्छा इंफ्रा चाहिए, आपको डिस्टेंस कम चाहिए, एग्जाम सेंटर बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ये सारे डिमांड हम मानते हैं, लेकिन हम किससे करवाएंगे ये आप हमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि टीसीएस आपको फंडिंग कर रहा है। तो फिर हम लोग इस मामले में पीछे हट गए थे कि नहीं ठीक है, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, आप जिससे दिलवा दीजिए। लेकिन बात क्या हुआ, उसके तुरंत बाद स्टेनो का एग्जाम हुआ सर, और स्टेनो का एग्जाम में बच्चे कम बैठते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन पेपर तक में गलती थी और साथ में वही सारे प्रॉब्लम्स रिपीटेड उसको एडुकेट ही नहीं किया था, आप ये कह रही हैं। यस सर, ठीक है, एडुकेट ही नहीं किया। ये बताइए रौनक, जितेंद्र सिंह के सामने और उनके चेयरमैन से जो है, एसएससी के चेयरमैन से बैठ के बात भी हो गई, सारे मुद्दे जो है ये सारे जो है सुन भी लिए गए, उसके बाद ये दोबारा जो आंदोलन करने की स्थिति हो गई, मतलब भाई मंत्री ने आपको आश्वासन दिया, आप जो है चेयरमैन के साथ भी बैठे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सलूशन नहीं निकला? आप जो चाहते थे वो सलूशन नहीं, क्योंकि आप तो लड़ाई एसएससी के लिए लड़ रहे थे, इसके बाद ये जो दूसरा टेस्ट हुआ ये तो एक दूसरा ही मुद्दा आ गया, ये मुद्दा तो दूसरा ही आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि भाई एडुकेटी इसने करवाया, इसमें इस तरह के पेपर आए, तो इस पे भी सवाल उठ रहा है। तो क्या धरने का, जब आप लोग दोबारा वहां बैठे तो धरने का मेन कारण क्या इसके लिए था या पुराने वाले जो गड़बड़ियां होती उसके लिए था? मैं ये समझना चाहता हूं जरा। पहले मिला आश्वासन, आश्वासन के बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हमें सरकार की देखने को ही नहीं मिली। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, क्या आज तक एमएसपी मिली? जवाब है नहीं, किसानों से जाके पूछिए। परंतु प्रोटेस्ट को आश्वासन देके, रिटर्न में आश्वासन देके किसानों को बॉर्डर से उठा दिया गया। और सेम हालत एसएससी का जो पहला प्रोटेस्ट था, जब जंतर मंतर पर बैठे थे, मैम नीतू मैडम भी वहां थी, मैं भी वहां पहुंचा था, उसके बाद आश्वासन मिला, मीटिंग हुई, हर चीज हुई, परंतु समाधान नहीं मिला। तो सिर्फ एक इस पेपर के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, मांगे पहले भी सेम थी, मांगे आज भी सेम है, और मांगे जब तक सेम रहेंगी जब तक हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सरकार की तरफ से नहीं मिलती। नीतू जी, एक मेरा सवाल है कि भाई ये जो जानकारी हमारे आउटपुट ने उपलब्ध कराई है, उसमें उनका ये कहना है कि भाई एडुकेटी जो है वो पेपर तो सेट करता नहीं है, वो सेंटर भी नहीं देने का काम करता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कौन लोग इस सिस्टम में जो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। पहले टीसीएस भी क्वेश्चन पेपर ही बनाती थी टीसीएस, और टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन इस पर एसएससी चेयरमैन का कहना था कि नहीं, हम सब कुछ अलग अलग वेंडर से करवा रहे हैं, पेपर अलग वेंडर सेट करेगी, एग्जाम अलग कंडक्ट करेगा। तो फिर प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब पता चल रहा है कि इसके नीचे भी एक वेंसिस्को है। तो सर इतने सारे कंपनीज का नाम आ रहा है, कोई वेंडर है, कोई सब वेंडर है, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो आए हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज इसको प्रॉब्लम को, मतलब जो पेपर लीक का प्रॉब्लम था उसको रिमूव करने के लिए इन लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि अब सर्वर खुलने में ही टाइम लग रहा है, चारों ऑप्शन लोड ही होने में टाइम लग रहा है। अब बच्चों के पास वही टाइम है जितना देर में उनको पेपर देना है। सेकेंडली सर एक चीज है, आश्वासन उन्होंने जो 3-4 दिए थे सर वो तुरंत लागू हुए हैं। सीपीओ एसआई का पेपर का उन्होंने कहा था 6 दिन में रिजल्ट देंगे, वो 3 दिन में दे दिए। उन्होंने कहा था कि अगर स्टेनो का एग्जाम में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम देख लेंगे, लेकिन एसएससी जो सीजीएल है पेपर, जो हम लोग ने कहा था पोस्टपोन करिए क्योंकि आप नहीं करा पाएंगे इतनी जल्दी, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। सर 100 रुपीज जो बच्चों से वसूल रहे थे हर गलत क्वेश्चन का, वो भी सर उन्होंने उस मामले में भी उन्होंने डिसीजन लिया है। ग्रीवांस सेल पे काम चल रहा है, ग्रीवांस सेल भी बहुत जल्दी बन जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम था जो वेंडर चेंज, क्योंकि वेंडर जो है इनके पास ना अपना इंफ्रा है ना इनको पता मतलब है कि नीतू जी, एग्जाम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 5-7 बातें बताई तो उसमें से उन्होंने मतलब 6 बताई, 7 बताई, तो उसमें से उन्होंने 5 पूरे कर दिए आपके, आप ये कहना चाहते हैं? करीबन हमारे 8 डिमांड थे, उसमें से 4-5 डिमांड उन्होंने पूरे कर दिए जी। एक जो एसएससी का एग्जाम डेट पोस्टपोन करना था सीजीएल का, वो भी उन्होंने उस समय तो हमें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाद में मान लिया और वो भी कर दिया। बस एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एडिक्वेटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। सब पूरा ढांचा अगर चरमराया हो तो फिर बाकी जो मांगे पूरा करने से भी कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन अगर एडिक्वेटी है तो सीजीएल का एग्जाम फिर कैसे हो पाएगा ढंग से? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, बातचीत अगर नहीं आप करेंगे ना तो आपका सलूशन नहीं निकलेगा।
राजनीति होती है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और शायद यही कारण है कि इतनी सारी बातचीत हो रही। शालू, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, अभी फिलहाल आपके पास क्या सूचना है, क्या होने जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, राहुल गांधी का एक्स पे मैं ट्वीट देख रहा था, उसके अलावा मैं सौरभ भारद्वाज की भी बातें सुन रहा था। अब क्या होने वाला है, इसमें क्या हो रहा है? बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, फिर रौनक से आखिरी सवाल लेके इसको मैं बाइंड अप करूंगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की पार्टियां जो है वो सभी के सभी एसएससी के छात्रों के साथ समर्थन में है। साथ ही वो सरकार पे आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से छात्र अपने हक के लिए बैठे हुए थे और ऐसे में जो पुलिस उन पर लाठियां भांज रही है, तो ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार का इसमें हाथ है। केंद्र सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार इसमें जो है राजनीति देखने को मिल रही है, तेज हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी वही। रौनक खत्री, आपको क्या लगता है कि इसमें बिहार में इलेक्शन है, छात्र बहुत सारे बिहार के हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरा मामला जो है बिहार इलेक्शन से भी जोड़ के देखा जा रहा हो? रौनक खत्री, नहीं, इलेक्शंस का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मांगे जो हमारी हैं, जैसे मैडम ने कहा एडिक्विटी कंपनी को हटाने की, तो कंपनी हटाओ, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही रौनक। हमारे पास समय इतना ही है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं समझता हूं कि छात्रों की बात पे बात होनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ने कई सारे मामलों को लेकर त्वरित कार्रवाई की, उनकी मांग मानी गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी भी सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। राष्ट्र की आवाज़ में आज इतना ही। कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप सब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।